ठीक है, तो आपने बिजनेस एनालिसिस पीडीएफ के लिए लेखांकन और वित्त नामक इस सामग्री को भेजा। ठीक है, हम वित्त में गोता लगा रहे हैं। चिंता मत करो, हम सिर्फ उन वित्तीय अंतर्दृष्टि को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे जिनकी मुझे लगता है कि प्रत्येक प्रबंधक की आवश्यकता है। हाँ, भले ही स्प्रेडशीट और बैलेंस शीट आपकी चीज न हो। हाँ, और मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचने का एक अच्छा तरीका यह है कि हाँ, वित्त एक गुप्त भाषा की तरह है जो आपको किसी भी व्यवसाय की गहरी समझ को अनलॉक करने में मदद कर सकती है। ठीक है, चाहे आप किस विभाग में हो। हाँ, और आप जानते हैं, यह मजाकिया है कि आपको उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि मैं स्रोत सामग्री के माध्यम से पढ़ रहा था और एक प्रकाशन कार्यकारी के बारे में यह उपाखंड था जिसने सोचा कि उनका विज्ञापन प्रतिशत उनके ब्रेक इवन पॉइंट के समान था। वाह! जैसे उन्होंने सोचा कि यही है, जो कि एक सामान्य गलती है अगर आप वास्तव में नहीं जानते, अगर आप भाषा नहीं बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि समझना ये वित्तीय शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मुझे लगता है कि शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह पूंजी की लागत शब्द के साथ है। समझ गया। क्योंकि ज्यादातर लोग पूंजी की लागत को केवल ब्याज दर के रूप में सोचते हैं जो आप आरण पर भुगतान करते हैं, लेकिन यह इससे व्यापक है। यह रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी कंपनी को अपने निवेशकों को संतुष्ट करने के लिए अपने सभी निवेशों पर बनाने की आवश्यकता है। इसलिए यह असल में न्यूनतम प्रतिफल है जो उनको बनाना है। हाँ, और इसलिए यदि पूंजी की लागत अधिक है तो किसी कंपनी को सच में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका निवेश फल दे रहा है। सही है, क्योंकि अन्यथा वे पैसा खो रहे हैं। निश्चित रूप से आपके द्वारा लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय पूंजी लागत के खिलाफ मापा जाना चाहिए। यह वाकई एक अच्छा बिंदु है। और यह हमें एक और वास्तव में महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर ले जाता है जो आपकी सामग्री में है, ठीक है, जो अवसर लागत है। ठीक है। हाँ, और यह विचार है कि हर बार जब आप एक तरीके से संसाधनों का उपयोग करना चुनते हैं तो आप अनिवार्य रूप से उन्हें दूसरे तरीके से उपयोग करने के अवसर से चूक रहे हैं। ठीक है, आप कुछ दे रहे हैं। यह अधिक लाभदायक हो सकता है। ठीक है, या कुछ और में लाभदायक है। यह सब व्यापार बंद के बारे में है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों के लिए एक वास्तविक आहा क्षण है, क्योंकि हम आमतौर पर इस तरह नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं ये करूंगा और ये कितना खर्च आएगा, सही है, पर हम ये नहीं सोचते कि ठीक है, मैं क्या और नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, और समय तो पैसा है ना? बिल्कुल, ये पैसे के समान समय की तरह है, लेकिन इस मामले में ये हर किसी के लिए अधिक है। हर वित्तीय निर्णय का अनदेखा मूल्य टैग होता है। हाँ, ये कहने का एक अच्छा तरीका है। और उदाहरण जो वे स्रोत सामग्री में देते हैं वास्तव में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यह प्रारंभिक भुगतान छूट छोड़ने के बारे में है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि आप पैसे बचा रहे हैं उस नकदी को लंबे समय तक पकड़कर। हाँ, लेकिन वास्तव में आप एक बेहतर रिटर्न से चूक सकते हैं यदि आप उस नकदी का उपयोग कहीं और करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसे या कुछ और बिल्कुल निवेश कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही समझ में आता है और यह सब उन चतुर निर्णयों को लेने के लिए वापस आता है। अब मुझे पता है कि आपकी सामग्री विभिन्न वित्तीय उपकरणों और तकनीकों के एक टन में जाती है। यह करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस गहरी गोताखोरी के उद्देश्यों के लिए हाँ, चलो कुछ भारी हिटरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, जो लोग वास्तव में मदद करने जा रहे हैं, हाँ, आप जानते हैं, एक प्रबंधक के रूप में आपके दैनिक काम में बदलाव लाएंगे। हाँ, जैसे लागत मात्रा और लाभ विश्लेषण, जो आपको यह समझने में मदद करता है कि लागत और बिक्री मात्रा में परिवर्तन आपकी शुद्ध आय को कैसे प्रभावित करेंगे, है ना? ताकि आप ठीक से योजना बना सकें और समायोजन कर सकें। या बजट बनाना। आप जानते हैं, बजट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह सिर्फ संख्याओं को एक स्प्रेडशीट में डालने से अधिक है। ये वित्तीय लक्ष्यों को सही से सेट करने और उन्हें प्राप्त करने का तरीका जानने के बारे में है। और ये उपकरण आपको एक फ्रेमवर्क देने के लिए वास्तव में मददगार हैं। हाँ, सूचित निर्णय लेने के लिए, ठीक है, एक नई परियोजना के बारे में या अपने उत्पादों के लिए कीमतें निर्धारित करने के लिए, है ना? या केवल उन वित्तीय रिपोर्टों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी डेस्क पर हैं, जो बहुत डरावना हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम भाषा को सरल बना रहे हैं, हम अवसर लागत के बारे में सोच रहे हैं। ये उपकरण हमें वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उन फैसलों के परिणाम कैसे देखते हैं? हाँ, यह एक अच्छा सवाल है। हम कैसे जानते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? यही जहां ठीक केंद्रीय विवरण आते हैं, बैलेंस शीट, आय विवरण, उन सभी चीजें जो कुछ लोगों को थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, और मुझे लगता है कि एक अच्छा कारण है। हाँ, क्योंकि वे बहुत भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने व्यवसाय के लिए एक वित्तीय डैशबोर्ड की तरह उन्हें सोचें। ठीक है, प्रत्येक कथन आपको अपने व्यवसाय के स्वास्थ्य पर एक अलग दृष्टिकोण देता है। ठीक है, इसलिए आय विवरण समय की विस्तारित अवधि में आपकी लाभप्रदता की कहानी बताता है। तो आपने कितना पैसा कमाया, सही है। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है। ठीक है, आपके पास अपनी संपत्ति के मालिक हैं और आपकी देनदारियों पर क्या है, ठीक है, समय में एक विशिष्ट बिंदु पर।
और फिर नकदी प्रवाह का विवरण, हाँ, समय की अवधि में आपके व्यवसाय में और बाहर दोनों नकदी की आंदोलन को ट्रैक करता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपका पैसा ठीक कहाँ जा रहा है और ये कहाँ से आता है? और यहाँ बात है, मुझे नहीं लगता कि आपको इन कथनों से कुछ वास्तव में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय कुशल होने की आवश्यकता है। ये सही सवाल जानने के बारे में अधिक है। बिल्कुल, उदाहरण के लिए जब आप आय विवरण देख रहे हैं तो केवल उस निचले स्तर के लाभ पर ध्यान न केंद्रित करें। ठीक है, खुद से पूछें, यह लाभ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है ना? क्या यह वास्तव में टिकाऊ है? क्या कोई लाल झंडा है जिसे मुझे ध्यान देना चाहिए? हाँ, जैसे कि आपका लाभ केवल एक ही ग्राहक से आ रहा है। बिल्कुल। और वह ग्राहक चला गया था, है ना? तो मुसीबत में हो गए। तुम्हें बड़ी परेशानी में पड़ जाएगी। इसीलिए यह वास्तव में समझने के बारे में है कि वे संख्या आपको क्या बता रहे हैं। हाँ, ये संख्याओं से परे देखने और इस कहानी को समझने के बारे में है कि वे आपके व्यवसाय के बारे में बताते हैं। ये कहने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सच कहें तो कभी कभी ये संख्या, हाँ, वे थोड़ी सूखी और अनमनी लग सकती हैं। वे दिखती हैं मानो उनमें से कई सारी हैं। हाँ, वे सभी ये विशाल चार्ट्स और आंकड़े हैं। हाँ, इसलिए वहीं पर मुझे लगता है कि वित्तीय अनुपात का महत्व आता है। वे इन छोटे जासूस आवर्धक चश्मे की तरह हैं। हाँ, यह आपको किसी कंपनी के प्रदर्शन के बारे में कुछ छिपे हुए सुराग प्रकट करने में मदद कर सकता है। इसलिए वे आपको ऐसी चीजें बता सकते हैं जैसे कि एक कंपनी अपनी परिसंपत्तियों का कितना कुशलता से उपयोग कर रही है, वे कितना ऋण ले रही हैं, वे अपने नकदी प्रवाह का कितना अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, है ना? ऐसी बातें हैं। और अनुपात के बारे में अच्छी बात यह है कि आप उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल है। आप एक कंपनी की तुलना दूसरी कंपनी से कर सकते हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों को, उद्योग के औसत से, हाँ, अपने पिछले प्रदर्शन के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बेहतर समझ पाने के लिए कि वे कैसे कर रहे हैं। यह आपको कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की एक अधिक संपूर्ण और विशिष्ट तस्वीर प्रदान करता है, सिर्फ कच्चे संख्याओं को देखने से बजाय। ठीक है? हाँ, ठीक है। इसलिए हमने अनुपात के बारे में बात की है, हमने स्टेटमेंट के बारे में बात की है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक और बात को छूना चाहता था, ठीक है, जो तकनीकी दिवालियापन की यह अवधारणा है। हाँ, जो वास्तव में बहुत ही डरावना लगता है। ये डरावना लगता है, लेकिन आपने वास्तव में इसे सामग्री में एक तरह से समझाया है कि मुझे लगता है कि कोई भी समझ सकता है। अच्छा है, मैं खुश हूँ। और इसका मूल रूप से मतलब है कि किसी कंपनी के पास समय पर अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं है। सही है, भले ही यह कागज पर लाभदायक दिखता है। हाँ, जो मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाभ नकदी प्रवाह के समान नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, और यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते कि लाभ और नकदी प्रवाह एक जैसे नहीं है ना? आप जानते हैं, आपके पास एक ऐसी कंपनी हो सकती है जिसने 1 टन बिक्री की है ना? लेकिन उन्होंने अभी तक ग्राहकों से भुगतान नहीं लिया है। इसीलिए किताबों पर ऐसा लगता है कि वे लाभदायक हैं, लेकिन वास्तव में वे पैरोल को सही बनाने या अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हो सकते हैं यदि वह नकदी नहीं आ रही है। हाँ, ये बहुत समझ में आता है। और यह वास्तव में उजागर करता है कि नकदी प्रवाह को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और न केवल वित्त लोगों के लिए बल्कि हर विभाग के प्रबंधकों के लिए। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यह सभी को प्रभावित करता है, यह करता है। और यह वास्तव में आपकी सामग्री से एक और महत्वपूर्ण विषय कार्यशील पूंजी के प्रबंधन से जुड़ता है। कार्यशील पूंजी, हाँ, ठीक है, यह किसी भी व्यवसाय की जीवन रक्त की तरह है, ठीक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है। ठीक है, यह भी सुनिश्चित करते हुए कि आप अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर रहे हैं। यह एक संतुलन जैसा है। हाँ, यह बहुत अधिक नकदी रखने और उन तुरंत खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त न होने के बीच का मीठा स्थान खोजने जैसा है। ठीक है, आप छोटे पकड़े नहीं करना चाहते। बिल्कुल, और इसमें सावधानी पूर्वक चीजों का प्रबंधन करना शामिल है, जैसे इन्वेंट्री, हाँ, प्राप्य खाते, देय खाते, सभी अच्छी चीज। ठीक है, तो चलो शायद उनको थोड़ा सा तोड़ दें, क्योंकि मुझे लगता है कि वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रबंधक वास्तव में एक अंतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलो इन्वेंट्री के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें क्या हैं जिनके बारे में प्रबंधकों को सोचना चाहिए? इसलिए आपकी सामग्री वास्तव में यह बताने का एक महान काम करती है कि कैसे बहुत अधिक इन्वेंट्री को रखना वास्तव में आपके नकदी प्रवाह को बहुत हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि वहां बैठा है। ये सिर्फ वहां बैठा है, ये आपको कोई पैसा नहीं कमा रहा है और इससे आपको स्टोर करने में पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, आपको भंडारण के लिए भुगतान करना पड़ सकता है, या बिल्कुल, या हो सकता है खराब हो सकता है। ये किस तरह की इन्वेंट्री है इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल, या अप्रचलित हो जाए, है ना? आप जानते हैं कि तकनीक इन दिनों इतनी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत कम इन्वेंट्री होना भी परेशानी का कारण बन सकता है। ठीक है, क्योंकि तब आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपके पास स्टॉक आउट है ना? और आप बिक्री खो देते हैं, और आप अपने ग्राहकों को खो देते हैं। आप ग्राहकों को खो देते हैं, आपको खराब प्रतिष्ठा मिलती है। हाँ, इसलिए यह सब उस इष्टतम संतुलन को खोजने के बारे में है। ये एक संतुलन कार्य है। हाँ, तो क्या ऐसी प्रणालियां या उपकरण हैं जिनका उपयोग लोग उस संतुलन को खोजने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ,
आप जानते हैं बहुत सी कंपनियां समय में इन्वेंट्री सिस्टम जैसे चीजों का उपयोग करती हैं, है ना, जहां वे इन्वेंट्री की मात्रा को कम करने की कोशिश करते हैं जो उनके पास है। ठीक है, तो वे वास्तव में इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें ऑर्डर भरने के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री है। प्राप्य खातों के बारे में क्या? इस प्रकार प्राप्य खाते आपके ग्राहक से मिलने वाले पैसे का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन भुगतानों को जल्द से जल्द इकट्ठा करें, क्योंकि जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ही कम नकदी बचेगी आपके व्यवसाय संचालन के लिए। यहाँ फिर से अवसर लागत का मामला आता है। सही, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो आप हो सकते हैं आप इसे अन्य तरीकों से काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सही कहा। और फिर दूसरी तरफ देख आते हैं, ठीक है, जो कि वह सारा पैसा है जो आप अपने आपूर्तिकर्ताओं के लिए देना है। ठीक है, इसीलिए यह विपरीत है। हाँ, यह प्राप्य खातों के विपरीत है। ठीक है, और यह स्पष्ट है कि आप अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में कभी देरी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं। आप उन रिश्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान। बिल्कुल हाँ, लेकिन साथ ही रणनीतिक रूप से आपकी भुगतान शर्तों का प्रबंधन वास्तव में आपके नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए जैसे कि अगर आप लंबे भुगतान की शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल, आप अपने पैसे को लंबे समय तक रख सकते हैं। आप अपने नकदी को थोड़ा लंबा पकड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको उन्हें सावधान रहना चाहिए। क्या सांप नहीं खड़े? क्या चाहते हैं? आप इसे बहुत दूर तक नहीं धकेलना चाहेंगे, है ना? हाँ ठीक है, ये समझ में आता है। तो ये सब उस संतुलन को फिर से खोजने के बारे में है ना? ठीक है, इसलिए हमारे पास प्राप्य खाते हैं, हमारे पास भुगतान खाते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री है, सभी चीजें जो प्रबंधक हर समय से निपट रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसी बातें हैं जो आपके काम में हमेशा अहम होंगी, चाहे कुछ भी हो। हाँ, और मुझे लगता है कि ये देखना मददगार है कि वे सभी एक साथ कैसे बांधते हैं। मैडम, ये सभी आपके नकदी प्रवाह को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कार्यशील पूंजी के प्रबंधन के बारे में बात की है। आइए व्यवसायों के विभिन्न प्रकार की लागत को समझने के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, हाँ, और वे कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपकी सामग्री इसके बारे में बात करती है। प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत और निश्चित लागत और चर लागत एक लग सकती है। थोड़ा अभावुक ये सभी अलग अलग लागत की शर्तें कर सकता है ना? और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां लोग ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं, ये लेखांकन है। मैं लेखांकन नहीं करता। हाँ, मैं एक प्रबंधक हूं, है ना? वास्तविकता यह है कि आपको इन लागतों को समझना आवश्यक है, आपको करना होगा, क्योंकि यह है बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे, है ना? यह समझना कि आपकी लागत कैसे व्यवहार करती है उन सूचित निर्णयों के लिए आवश्यक है ना? मूल्य निर्धारण के बारे में, उत्पाद मिश्रण के बारे में, सब कुछ वास्तव में ठीक है। इसलिए क्या हम उन लागत प्रकारों में से कुछ को थोड़ा सा तोड़ सकते हैं? बेशक, और शायद मुझे कुछ उदाहरण दें कि वे वास्तव में कैसे खेलते हैं। हाँ, चलो बात करते हैं। निश्चित लागत उदाहरण के लिए, ठीक है, इसीलिए ये लागत हैं जो अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं, चाहे आप कितना या कितना कम उत्पादन कर रहे हो। तो किराए जैसी चीजें, है ना? आपका किराया समान रहेगा, आपका किराया चालू रहेगा, ये एक जैसा रहेगा चाहे आप कोई भी हो। 1000 मूल्य के उत्पाद या 1 मिलियन बेचना या 100। ठीक है। हाँ, वेतन जैसी चीजें, हाँ, वे आमतौर पर निश्चित लागत भी हैं। दूसरी ओर चर लागत, हाँ, वे उतार चढ़ाव करते हैं उन राशि के साथ, ठीक है, जो आप उत्पादन या बेच रहे हैं। तो यदि इवन तक बेच रहे हैं, आपके पास होंगे। उच्च चर लागत उच्च चर है। बिल्कुल, लागत। इसलिए कच्चे माल जैसी चीजें, यदि आप अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो आपको अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल, बिक्री कमीशन, यदि आप अधिक बेच रहे हैं, हाँ, तो आपको कमीशन में अधिक भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए उनके बीच का अंतर पहचानना मूल्यों और अन्य निर्णयों के लिए बहुत महत्व रखता है। और अपने ब्रेक यहाँ बिंदु का पता लगाने के लिए, है ना? क्योंकि आपकी जानकारी न होना बहुत हानि करेगा। समझें कि कितना है। आपको कुछ बनाने के लिए बिल्कुल खर्च होता है। तुम नहीं जा रहे हो। जाने की कीमत कैसे बनाई जाए आप समाप्त कर सकते हैं। अपने उत्पादों की कीमत बहुत कम है या उन परियोजनाओं को लेना जो सतह पर लाभदायक दिखते हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में लंबे समय में पैसा खोना सही, क्योंकि आप उन परिवर्तनीय लागतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल यही है वास्तव में अच्छा बिंदु है। उन लागतों और उनके बदलावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, यह सत्य है, वास्तव में महत्वपूर्ण है। हाँ, ठीक है, तो डूबने हुए लागत के मामले में क्या हो सकता है? डूबने की लागत के बारे में अधिक जानकारी दें। ऐसा लगता है कि ये एक शब्द है जिसे हम बहुत सुनते हैं। करो, लेकिन मुझे नहीं। हर किसी को वास्तव में समझ आता है कि इसका क्या अर्थ है। हाँ, और आपकी सामग्री वास्तव में इस बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाती है। ठीक है, डूबी हुई लागत वे पिछले व्यय हैं, ठीक है, कि आप पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते चाहे आप आगे क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है, इसलिए यह ऐसा है कि बुरे के बाद अच्छा पैसा न फेंक। हाँ, आपने पहले से ही कितना खर्च किया है, यह आसान है कि फंसे हुए हैं। हाँ, जैसे अगर आपने किया है, पहले ही 1000 खर्च किया है, निस्संदेह आप इसे सही करने में प्रयास जारी रखना चाहेंगे। लेकिन कुंजी यह है कि आप केवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने निर्णयों की भविष्य की लागत और लाभों पर, न कि पिछले व्यय पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए अतीत पर मत रहो। अतीत पर ध्यान दें, जो किया गया है वह ठीक हो गया है, से सीखो। ये सीखता है, लेकिन आगे बढ़ो। ठीक है, ये देखने का एक अच्छा तरीका है ना? ठीक है, इसलिए हमने लागत व्यवहार और डूबी हुई लागत के बारे में चर्चा की है।
मैं एक और बात पे छूना चाहता था, ठीक है, जो कि योगदान मार्जिन का ये विचार है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सोचें कि यह उन अवधारणाओं में से एक और है जो बहुत मददगार हो सकती है। हाँ, यह है। शुरुआत में थोड़ा भ्रमित हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे समझते हैं तो यह सरल है। इसलिए इसे तोड़ दें, ठीक है। तो योगदान मार्जिन अनिवार्य रूप से प्रत्येक बिक्री से बचे पैसे की राशि है जो आप उस अच्छे या सेवा के उत्पादन से जुड़ी चर लागत को घटाने के बाद है। सभी लागतें नहीं, केवल चर लागत। ये सिर्फ है परिवर्तनीय खर्च। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि प्रत्येक बिक्री आपकी निश्चित लागत को कवर करने के लिए कितना योगदान दे रही है और फिर अंततः लाभ उत्पन्न करने के लिए। यही है। सिर्फ आपकी समग्र लाभप्रदता पर ध्यान देना नहीं, बल्कि यह भी समझना कि प्रत्येक उत्पाद या सेवा कितना योगदान दे रही है। और यह निर्णय लेने में मददगार हो सकता है, जैसे आपकी मूल्य नीति, उत्पाद मिश्रण या विशेष आदेशों को कम मूल्य पर स्वीकार करना। हाँ, और आपकी सामग्री वास्तव में इसका एक उदाहरण देती है। ये विशेष आदेश के साथ किया, हाँ, जो मुझे लगता है कि बहुत आम है। यह एक है बहुत सामान्य परिदृश्य। हाँ, आपने किया है। एक ग्राहक मिला जो छूट चाहता है, हाँ, और आप यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह इसके लायक है, और आप नहीं करते हैं। पैसा खोना चाहते हैं, है ना? आप भी ग्राहक को खोना नहीं चाहते हैं, है ना? इसलिए यह एक कठिन जगह है। तो कैसे? क्या योगदान मार्जिन विश्लेषण इसमें मदद करता है? मूलतः आपको यह निर्णय लेने में मदद करता है कि क्या उस कम कीमत को स्वीकार करना ठीक है और क्या यह पर्याप्त योगदान मार्जिन उत्पन्न करेगा, भले ही इसका मतलब हो कि आप उस विशेष बिक्री पर कम लाभ मार्जिन स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए आप प्रति यूनिट कम कमा सकते हैं, लेकिन आप पर्याप्त अधिक बेच रहे हैं। बिल्कुल, ये समान हो जाता है। ये सब कुछ है। संख्याओं को समझें और उनके मायने। ये वास्तव में दिलचस्प है। हाँ, और वह वास्तव में आपको कठिन निर्णय लेने में मदद कर सकता है, ठीक है? इसलिए हमने लागत व्यवहार, डूबी हुई लागत, योगदान मार्जिन विश्लेषण को कवर किया है। मुझे लगता है कि हमने अपने श्रोताओं को बहुत कुछ सोचने के लिए दिया है। हमारे पास है, लेकिन मैं थोड़ा सा गियर बदलना चाहता था और एक ऐसे उपकरण के बारे में बात करना चाहता था जिसे मुझे लगता है कि बहुत से प्रबंधक डरते हैं। और यह बजट है। बजट और बजट। हाँ, यकीनन बहुत से लोगों के लिए बजट को लेकर बस ऐसा लगता है जैसे यह कुछ करना ही है। हाँ, यह मजेदार नहीं है और थोड़ा थकान ला सकता है। प्रतिबंधित है ना? लेकिन आपकी स्रोत सामग्री एक वास्तव में अच्छा बिंदु बनाती है कि यह ऐसे नहीं होना चाहिए। यह नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, और यह वास्तव में अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण लेने के बारे में अधिक है। यह एक रोड मैप की तरह है जिसमें आपके गंतव्य और वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। हाँ, और बजट आपको वहां पहुंचने का सही तरीका निर्धारित करने में मदद करता है। तो तुम हो। सिर्फ बिना लक्ष्य के सोचने की बात नहीं है। आपके पास एक योजना है, ठीक है? तो एक योजना की बात करते हुए आपकी सामग्री वास्तव में हमें इसके माध्यम से चलाती है। चरण करते हैं। एक व्यापक बजट तैयार करने में शामिल है, और ये केवल स्प्रेडशीट पर कुछ संख्याओं को थप्पड़ मारना नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से संगठित डेटा का प्रबंधन भी करना है। इससे अधिक वे सहयोग के महत्व पर जोर देते हैं, ठीक है? जैसे विभिन्न विभागों से इनपुट प्राप्त करना, है ना? इसलिए ऐसा नहीं है सिर्फ वित्त विभाग है। वास्तव में इसमें विभिन्न विभागों को सम्मिलित करना चाहिए। इसमें होना चाहिए एक कंपनी का व्यापक प्रयास, ठीक है? और क्या यह कुछ ऐसा है जो आप साल में एक बार करते हैं और फिर इसे भूल जाते हैं? निश्चित रूप से यह एक स्थिर दस्तावेज नहीं है। इसे बदलती परिस्थितियों के अनुसार पुनर्विचार और संशोधित करना चाहिए। पुनर्विचार और संशोधन की बात करते हुए ये वास्तव में मुझे विचरण की याद दिलाता है। विश्लेषण। हाँ, ठीक है, तो मुझे विचरण विश्लेषण के बारे में बताएं। विचरण विश्लेषण मूल रूप से एक वित्तीय जासूस होने जैसा है। आप अपने बजट आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं जो वास्तव में हुआ, और आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर क्यों है, ठीक है? इसलिए अगर लागत अपेक्षाओं से अधिक है तो अब बिक्री में कमी है। आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों? सही, ठीक है, क्योंकि यह आपको संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद कर सकता है ना? इससे सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एक अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण जो किसी भी प्रबंधक की दक्षता और लागत नियंत्रण में सुधार कर सकता है। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, निसंदेह। हाँ, ठीक है। आज हमने लागत व्यवहार से लेकर डूबने वाली लागत प्रबंधन तक विभिन्न विषयों पर बहुत कुछ चर्चा की है। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन विचरण के लिए विश्लेषण करना, हाँ, हमने कवर किया है। हमने बहुत कुछ कवर किया है, बहुत सारे। लेकिन मैं आपकी सामग्री से एक और कुंजी के विषय में बात करना चाहता हूं। हाँ, इससे पहले कि हम समाप्त करें। बेशक, और यह विचार है कि आप प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय सरल ROI से परे देखते हैं। यह तो ऐसा है। रोई में फंसे रहना आसान, ये सही है, ये एक अच्छा है। सरल आंकड़ा, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत सरल है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। आपकी सामग्री सही थी, यह वास्तव में भ्रमित कर सकता है। क्योंकि केवल ROI पर ध्यान केंद्रित करने से ऐसे फैसले हो सकते हैं जो किसी विभाग को लाभ दें, परंतु पूरे कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होते। ठीक है, कर सकते हैं।
क्या आप मुझे इसका उदाहरण देते हैं? बेशक। मान लीजिए आप एक डिवीजन मैनेजर हैं और आपके पास किसी परियोजना में निवेश का मौका है। यह निवेश पर मामूली रिटर्न देगा, शायद होम रन नहीं, लेकिन फिर भी ये अच्छा है, लेकिन आपका निर्णय? जानिए कि यह एक सभ्य वापसी है। लेकिन अगर क्या होगा? उस परियोजना का पूरे के रूप में कंपनी के लिए कुछ रणनीतिक मूल्य भी है, जैसे कि यह कंपनी की ब्रांड प्रतिष्ठा को मजबूत करता है या यह नए बाजार खोलता है। ठीक है, उन लाभों को पूरी तरह से पकड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, एक सरल रॉय गणना में, ठीक है, क्योंकि वे हैं। इनका निर्धारण करना मुश्किल है। ठीक से निर्धारित करना मुश्किल है, तो आप कैसे करते हैं? उस व्यापक प्रभाव को मापें तो वह है। एक बड़ा सवाल है, और आपकी सामग्री वास्तव में अवशिष्ट आय नामक एक अवधारणा के बारे में बात करती है। ठीक है, अवशिष्ट आय, अवशिष्ट आय, ठीक है। Okay. और यह प्रदर्शन के मापन का ऐसा तरीका है जो कंपनी की पूंजी लागत को ध्यान में रखता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि प्रबंधक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो पूरी कंपनी के लिए लाभदायक हैं, न कि केवल उनका। छोटे, सिर्फ उनका नहीं। छोटा साइलो, उनका छोटा क्षेत्र, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई समान पृष्ठ पर हो। यह संरेखण के विषय में है। संरेखण, हाँ, ये मुझे पसंद है। यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य है कि हर कोई एक समान लक्ष्य की दिशा में कार्यरत हो। लक्ष्य, हाँ, और यही कारण है कि यह गहन गोताखोरी मुझे इतनी मूल्यवान लगती है। मैं सहमत हूं, यह आपको एक गैर वित्तीय प्रबंधक के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हाँ, आपको न केवल संख्याओं को समझना महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तव में बेहतर निर्णय लेने के लिए उनका रणनीतिक उपयोग भी करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को ठीक से प्राप्त करें और वास्तव में अपनी भूमिका में पनपने के लिए बिल्कुल की। मुझे प्यार है। वह, हाँ, इसलिए जैसे ही हम गैर वित्तीय प्रबंधकों के लिए वित्त पर आज रात गहराई से विचार करते हैं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब सोचें कि हाल ही में आपने काम पर किन प्रमुख निर्णयों या चुनौतियों का सामना किया है। अब खुद से पूछें कि इन वित्तीय अवधारणाओं की गहन समझ कैसे आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदल सकती है। हाँ, यह आपको बेहतर समाधानों के लिए प्रेरित कर सकता है। अधिक प्रभावी समाधान खोजें। क्या आपको लगता है कि उत्तर आपको हैरान कर सकते हैं? खैर, आज हमारे पास यही सब समय है। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वह मेरी थी। खुशी और साझा करने के लिए। आपकी अंतर्दृष्टि इसे करने में खुश है। अगली बार तक।